गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा मूल्यांकन का चैप्टर चल रहा है। मूल्यांकन में हमने किया था कि कार्यक्रम नियोजन करते हैं तो मूल्यांकन का क्या महत्व होता है, मूल्यांकन का अर्थ किया, उसके लाभ किए, उसके उद्देश्य किए। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे मूल्यांकन के चरण, कि मूल्यांकन जो करते हैं वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है। मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन के हम क्या करेंगे, चरण करेंगे। तो सबसे पहला जो है मूल्यांकन के जो चरण है, प्रसार कार्यक्रम के अनुसार मूल्यांकन से यह पता चलता है कि हम कौन सा काम करना चाहते हैं और कौन सा काम पूरा हो चुका होता है। मूल्यांकन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, कई चरणों से होकर गुजरता है, जो कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का काम करते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा क्या है, हम क्या है किसी भी प्रकार का क्या है कार्यक्रम जो भी करते हैं उसका क्या है या तो अनुमान लगा लेते हैं या फिर उसके क्या परिणाम निकले, वो सारी चीजें हम मूल्यांकन के द्वारा देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया कार्यशैली के द्वारा होती है। उस कार्यशैली में काम करने का तरीका और हर वस्तु के बारे में हर व्यक्ति को बताया जाता है। इसके साथ साथ यह व्यक्ति को बताती है कि हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के अनुसार हमने जो काम करना चाहा था वो हुआ है या नहीं, और हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई है या नहीं। और क्या करता है व्यक्ति जो काम करता है और आगे उसके द्वारा क्या है वह आगे बढ़ता है। मूल्यांकन के क्या है निम्न चरण है, यानी कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला जो चरण है वो है मूल्यांकन का, कि क्या है उद्देश्यों का निर्धारण करना। फर्स्ट चरण है उद्देश्यों का, कि हमारे जो भी उद्देश्य होते हैं इसके द्वारा क्या है, जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उनका निर्धारण किया जा सकता है इसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। और क्या किया जा सकता है इसमें दूसरा है उद्देश्यों को स्पष्ट करना। उद्देश्य को क्या करना, स्पष्ट करना तथा अधिक विशिष्ट बनाना, तथा इनको क्या है अधिक विशिष्ट बनाना। यानी जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको हमें क्या करना है, मूल्यांकन के द्वारा क्या है उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं, और फिर क्या है उन उद्देश्यों को विशिष्ट प्रकार से क्या है उनको बताया जाता है। तीसरा जो इसका चरण है संकेतों को पहचानना। संकेतों को पहचानना। फोर्थ जो इसका चरण है वो है कार्य संकेतों को मापने हेतु संकेतों को मापने हेतु क्या है उसके लिए उपयुक्त तकनीकों मापने हेतु उपयुक्त तकनीकों एवं विधियों को विकसित करना। विकसित करना, तो ये हमारा नेक्स्ट चरण था। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है कार्य योजना तैयार करना। संकेतों को पहचाना, संकेतों को मापने हेतु जो उपयुक्त तकनीक और विधियां हैं उनका प्रयोग किया। फिर हमने क्या किया, कार्य योजना तैयार करना। जो भी हमें कार्य करना है उसकी हम क्या करते हैं, योजना बना लेते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है। कार्य योजना तैयार करना। फिर है हमारा उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रमाणित करना।
तथा आंकड़ों का विश्लेषण तथा परिणामों की व्याख्या। आंकड़े हमने जो भी इकट्ठे किए थे उनका क्या किया, हमने अच्छे से अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया और उनके परिणाम क्या निकले कि इन आंकड़ों से ये रिजल्ट निकले हैं, वो हमने क्या किए, तैयार किए। आंकड़ों से हमने क्या किया, विश्लेषण और उनका व्याख्या तैयार की है। ये थे हमारे। इसके क्या है कि हमें क्या है, इनको ज़्यादा इसको डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको पूरा एक बार इनको बता देती हूँ। सबसे पहले जो हमारा है उद्देश्यों का निर्धारण करना, इनको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कैसे क्या है इनके। तो इसके अंदर क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण करने में क्या है, सबसे पहले जो है वो है हमारा मूल्यांकन का जो पहला महत्वपूर्ण चरण है वह मुख्य है, क्या है, मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण करना। प्रसार कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के उद्देश्य क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। कृषि अथवा पशुपालन संबंधी कार्यक्रम जो होते हैं वो तिमाही, 6 माही, वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक अथवा इससे भी अधिक समय के लिए क्या है, तैयार किए जाते हैं। अतः इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार शिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्य भी शिक्षण सत्र के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। जब उद्देश्यों का निर्धारण कम समय के लिए किया जाता है तो उसे अल्पकालीन उद्देश्य कहते हैं। यानी जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उनको हम थोड़े समय के लिए अगर निर्धारित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अल्पकालीन उद्देश्य कहलाते हैं। और जिनको क्या है, लंबे समय के लिए, जिन उद्देश्यों का निर्धारण है वो लंबे समय के लिए किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घकालीन उद्देश्य कहेंगे। ग्रामीण विकास हेतु दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर दूसरा जो है हमारा, इसमें क्या था, उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा अधिक विशिष्ट बनाना। तो जब मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उन उद्देश्यों को और भी अधिक क्या है, स्पष्ट किया जाता है तथा उनको क्या है, विशिष्ट बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में इसे उद्देश्यों की व्याख्या करना भी कहा जा सकता है। इसके लिए पहले मुख्य उद्देश्य को द्वितीयक उद्देश्यों में बांटा जाता है, तब उन्हें स्पष्ट करने के बाद विशिष्ट बनाया जाता है, तभी ये उद्देश्य मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इसे निम्न जो क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे मुख्य उद्देश्य क्या है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। द्वितीय उद्देश्य क्या है, रात्रि पाठशाला की व्यवस्था करना, ताकि क्या है, लेडीज दिन में घरों में काम करती ताकि वो रात को पढ़ सके। प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी क्या है, उनको क्या देना, शिक्षा देना। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, यानी मुख्य उद्देश्य स्त्री को शिक्षा को बढ़ावा देना और जो द्वितीय उद्देश्य है वो क्या है, रात्रि पाठशाला की व्यवस्था करना और प्रौढ़ जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था करना, प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था करना। और जो विशिष्ट उद्देश्य है, घर घर जाकर महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाना, ये विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब हमारा जो तीसरा है वो है संकेतों को पहचानना, संकेतकों को या संकेतों को पहचानना। प्रसार कार्यक्रम चलाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर एवं रहने के जो स्तर है उसको ऊंचा उठाना, उनमें सुधार लाना है। उनका ज्ञान, व्यवहार, कार्यकौशल तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना, ये क्या है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि प्रसार शिक्षा क्या, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रसार शिक्षा क्या होती है और इसके उद्देश्य क्या है। जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि क्या है, लोगों के जीवन का जो रहन सहन का स्तर है उसको ऊंचा उठाना और क्या है, उनके जो ज्ञान, उनकी सोच है, उनके व्यवहार और उनके कार्यकौशलता को बढ़ाना है, यानी उनको परिवर्तन लाना है उन चीज़ों में। परंतु उनके रहन सहन के स्तर तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ है या नहीं, उनके व्यवहार,
कार्य कौशल, ज्ञान तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन आया है या नहीं, इसका पता मूल्यांकन से ही हो पाता है। मूल्यांकन के द्वारा हम उनकी इन बातों का पता कर लेते हैं। अतः मूल्यांकन का तीसरा महत्वपूर्ण चरण संकेतकों को पहचानना। इसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले लोगों के जीवन स्तर तथा रहन के स्तर क्या थे, उनका ज्ञान, व्यवहार, कार्य कौशल कैसा था, इसकी जानकारी प्रश्नावली, प्रश्नोत्तर, साक्षात्कार, सर्वेक्षण आदि विधियों से ज्ञात किया जाता है। जो भी है इन विधियों से क्या है, आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाते हैं। जैसे क्या है, प्रश्नावली है, प्रश्न पूछ के उनको इंटरव्यू जैसे लेते हैं, इंटरव्यू की तरह, और क्या है उनका सर्वेक्षण करते हैं, सर्वे करते हैं कि हम देखते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ हुई है या नहीं। फिर क्या है, प्रसार कार्यक्रम चलाया जाता है तथा कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उनके जीवन के रहन सहन, उनके जीवन का स्तर व रहन सहन के स्तर को जाना जाता है। फिर इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तथा उनमें हुए परिवर्तन को देखा जाता है। फिर इन दोनों क्या करते हैं, कार्यक्रम चलाए जाने से पहले उनकी स्थिति कैसी थी और कार्यक्रम चलाए जाने के बाद उनकी स्थिति कैसी है, इनमें अंतर संकेतकों के द्वारा ही होता है। अतः संकेतकों को पहचानने से मूल्यांकन का कार्य है वो आसान हो जाता है तथा उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्या रहती है, आसानी रहती है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझा सकते हैं। यदि हमारा उद्देश्य प्रति एकड़ धान की उपज को उन्नत बीज तथा खाद के प्रयोग से बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें पहले उन कृषकों तथा धान की उपज को क्या करना पड़ेगा, नोट करना होगा, जो पारंपरिक बीज तथा बिना खाद के प्रयोगों से खेती करते हैं। फिर हम उनका क्या करेंगे, जो किसान क्या है उन्नत बीज तथा खाद का प्रयोग किया है उसे नोट करना होगा, तभी ज्ञात हो सकेगा कि उन्नत बीज तथा खाद के प्रयोग से धान की फसल की कितनी बढ़ोतरी हुई। अतः यहाँ उन्नत बीज एवं खाद संकेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी हम क्या है उनको जान लेंगे कि क्या है, जो पहले यूज़ करते थे खाद और बीज और अब जो यूज़ किए हैं उनमें क्या है, उनको कितनी फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसका ये क्या है संकेतकों की तरह हम उनको जान सकते हैं। जो नेक्स्ट जो चरण है वो है हमारा उपलब्धियों को, जो भी हमारे जो उपलब्धियां हैं, संकेत है, उनको क्या है, संकेतों को मापने हेतु उपयुक्त जो तकनीक एवं विधियों को विकसित करना। संकेतकों को पहचानने के बाद उचित तकनीक एवं विधियों का विकसित करना मूल्यांकन का चौथा महत्वपूर्ण चरण है। जिस प्रकार शोधकर्ता किसी शोध के लिए प्रश्नावली, सूची, अवलोकन, सर्वेक्षण, साक्षात्कार आदि विधियों का चयन एवं विकास करता है, ठीक उसी प्रकार कार्यकर्ता भी प्रसार कार्यक्रम के पश्चात उपलब्धियों को मापने के लिए उचित तकनीकों एवं विधियों का विकास करता है। इसे क्या है, एक उदाहरण के द्वारा क्या है समझा जा सकता है कि वह किन माध्यमों के द्वारा क्या है संकेतों को समझ सकता है। जैसे कि क्या है, उद्देश्य क्या होंगे, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु लोगों को शिक्षित करना। जो भी क्या है संक्रमण यानी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उनसे क्या है बचाव के लिए लोगों को क्या करना, हमें अवेयर करना, उनको शिक्षा देनी है। फिर हम संकेतक क्या होंगे, संक्रामक रोगों से बचाव हेतु लोगों के ज्ञान में वृद्धि होना, वो क्या कहलाएगा संकेतक। और तकनीक और विधियां हमने क्या क्या यूज़ की, प्रश्नावली, साक्षात्कार और अनुसूची विधि हमने तैयार की। उसके द्वारा ये क्या है, एक इसी प्रकार से क्या है, जैसे ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य उत्तम होना, कम वजन वाले बच्चों के वजन में वृद्धि होना, और क्या है कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रमोत्तर मूल्यांकन अथवा कार्यक्रम चलाए जाने से पहले बच्चों का वजन नोट करना, और कार्यक्रम चलाए जाने के बाद क्या है हम बच्चों का वजन नोट करते हैं, तो उससे क्या है पता चल जाता है। तो ये क्या होंगी, हमारी तकनीक और विधियाँ होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट चरण है वो है मूल्यांकन की रूपरेखा विकसित करना। प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य होता है लोगों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यद्यपि लोगों के विचार, व्यवहार, ज्ञान,
कौशल में परिवर्तन अन्य कारणों से भी आ सकते हैं, जैसे टीवी देखकर, पड़ोसी से पूछकर, किसी अन्य से जानकारी प्राप्त कर। अतः यदि प्रसार कार्यकर्ता यह जानना चाहता है कि उसके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों से लोगों के व्यवहार, उनके विचार, ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि में क्या वृद्धि हुई है, तो इसके लिए कार्य योजना की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। वह जिस गांव में कार्यक्रम चलाना चाहता है उसमें 2 समूह बनाने चाहिए। एक समूह को वह कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दे तथा लोगों को प्रशिक्षित करे तथा दूसरे समूह को वह कुछ भी जानकारी ना दे। तो इससे क्या होगा, उन दोनों में क्या है, दोनों ग्रुप का क्या है, समूह का कंपैरिजन हो जाएगा कि मैंने उनको क्या है, ये वाले एक ग्रुप जिसको शिक्षा ज्ञान दिया उसमें क्या फ़र्क पड़ा और जो जिसको नहीं दी उसमें क्या फ़र्क पड़ा, तो उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट जो चरण है वो है उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रमाणित करने हेतु आवश्यक आंकड़ों का निर्णय लेना। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा सबसे पहले होगा इसमें, जैसे कि क्या है, प्रसार कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रमाणित करने वाले आवश्यक आंकड़ों के संबंध में निर्णय लेना मूल्यांकन का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वे क्या हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति, क्या है, उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं। तो उदाहरण के लिए जैसे यदि हमारा उद्देश्य ग्रामीण बालकों का स्वास्थ्य स्तर ज्ञात करना है तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण कार्यक्रम चलाए जाने हैं, तो इसके लिए यह जरूरी है कि कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व बालकों की स्वास्थ्य जांच की जाए कि कितने बच्चे कुपोषित हैं, कितने बच्चे गंभीर रूप से पीड़ित हैं और क्या है, उनका वजन कितना है, लंबाई कितनी है, उनका सिर तथा बाह की वृद्धि कितनी है, बालों एवं त्वचा का रंग कैसा है और क्या है, वे किन किन पोषण न्यूनता जनित रोगों से क्या है, ग्रसित है। तो ये सूची हम बना लेते हैं। शिशु मृत्यु दर कितनी है आदि, ये जो भी बातें होती हैं हम इनको सभी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। इसके लिए प्रश्नावली या अनुसूची तैयार कर लेते हैं। इसके पश्चात पोषण कार्यक्रम चलाए तथा कार्यक्रम समाप्ति के बाद बालकों के स्वास्थ्य स्तर की जांच की जाती है। पहले जिन प्रश्नों के उत्तर चाहे थे वे ही प्रश्नों के उत्तर पुनः प्राप्त करें, जैसे बालकों की लंबाई, उनका वजन है, उनका क्या था खाने पीने का जो तरीका था, उनके पोषण का स्तर, उनकी शिशु मृत्यु दर और क्या है, सिर और बाह की परिधि, ये हम सब नोट कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास क्या है, तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या है, आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके आधार पर बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार की जानकारी हो जाएगी। आंकड़ों का चयन कार्यक्रम की प्रगति और क्या है, प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रसार कार्यकर्ता को क्या है, कार्यक्रम के उद्देश्य तथा प्रकृति को ध्यान में रखकर ही आंकड़ों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़ों का वर्गीकरण करना, तो इसमें क्या करेंगे हम, आंकड़ों, एकत्रित आंकड़ों को सही प्रकार से उनके प्रकार को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध तरीके से उनको वर्गीकृत करेंगे। इससे आंकड़ों को विश्लेषण एवं व्याख्या में सहायता मिलती है। इसके लिए मुख्य रूप से संकेतीकरण तथा सारणीकरण का प्रयोग किया जाता है। संकेतीकरण अंकों तथा वर्णों, नंबर्स तथा अल्फ़ाबेट्स में क्या है, उनका प्रयोग किया जाता है। नंबर्स तथा वर्णों के आधार पर किया जाता है और सारणी में कई कॉलम होते हैं, प्रत्येक जो प्रश्नों के उत्तर उनके कॉलम में लिखे जाते हैं। इस प्रकार आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है कि हम एक परफॉर्मा बना लेते हैं और उसमें क्या है, हम अपने जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको तैयार कर लेते हैं और आंकड़े क्या है, उन्हीं के आधार पर करते हैं कि कितने लोगों को, कितने छोटे बच्चे थे उनका वजन इतना है, कितने छोटे बच्चे हैं जिनका सिर का वजन इतना है, कितने छोटे बच्चे हैं उनके सिर का बाँह और सिर की परिधि कितनी है, ये सारी चीज़ें हम क्या है, नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चरण है, नेक्स्ट और लास्ट है, वो है आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या करना। जब आंकड़े वर्गीकृत हो जाते हैं तो उनका विश्लेषण क्या है, कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर से विश्लेषण है वो आसानी से हो जाता है। जो हमारे आंकड़े होते हैं हम उनको कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं और उनको क्या है, स्टैट वगैरह बोलते हैं, तो उनमें लगाया जाता है। तो वो थोड़ा सा
लंबा हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, ये कंप्यूटर के द्वारा फटाफट क्या है आंकड़े हमारे पास सामने आ जाते हैं। तो क्या है, जबकि हाथ से करने में काफ़ी समय लग जाता है, उनको आप हाथ से करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तत्पश्चात क्या है, उनकी व्याख्या की जाती है कि जो कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए थे तथा जिन उद्देश्यों का निर्धारण हुआ है उनकी पूर्ति हुई है या नहीं। आंकड़ों की व्याख्या उचित तरीके से सोच विच समझकर की जानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार उसके दुरुपयोग होने की संभावना होती है। इसलिए पहले इसका सामान्यीकरण किया जाता है, तब उसकी व्याख्या करने वाले लोगों, कार्यक्रम नियोजन के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा सही ढंग से इसकी फिर क्या की जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है। जब इसकी व्याख्या एक रूपता हो तभी इसे क्या करना चाहिए, विशिष्ट बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, मूल्यांकन के परिणामों में प्राप्त जो सफलताएं हैं, असफलताएं आदि का वर्णन होना चाहिए। तो अतः मूल्यांकन का रिपोर्ट है वो क्या है, लिखित में होनी चाहिए, ताकि ये क्या है सभी के समक्ष रखी जा सके। तो जो हमारे आंकड़े थे वो क्या है, अगर हम इकट्ठे करके उनको रिटर्न में लिखेंगे तो वो क्या है सभी के हाथ में होंगे, सभी उसके बारे में जान पाएंगे। तो ये था आज की क्लास में हमारा मूल्यांकन के विभिन्न चरण थे, जिसमें क्या था, उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों को स्पष्ट तथा अधिक विशिष्ट बनाना, संकेतों को पहचानना और संकेतों को मापने हेतु उपयुक्त जो विधियां और तकनीक है उनका उपयोग करना या विकसित करना। फिर क्या किया हमने, कार्य योजना तैयार करना, उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रमाणित करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, आंकड़ों का वर्गीकरण करना और लास्ट में था आंकड़ों का विश्लेषण तथा परिणामों की व्याख्या करना। तो ये था हमारा मूल्यांकन के चरण। आज की क्लास में इतना ही।